हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस का शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा बहुत ही खास। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए ऑप्शन टेंसले, बी ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल, सी ऑप्शन लिंडेमान, डी ऑप्शन ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक। टेंसले की बात करें तो टेंसले ने इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? टेंसले ने। लिंडेमान की बात करें तो लिंडेमान ने 10% ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान ने दिया। ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा बचता है बी यानी अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। साथियों, आप मुझे बताओगे कि मृत कोशिका की खोज किसने की है? कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृतोपजीवी होते हैं? ए ऑप्शन उत्पादक, बी ऑप्शन उपभोक्ता, सी ऑप्शन अपघटक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता परपोषी होते हैं। अपघटक ये मृतक जीवी होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सफाई कर्मी गिद्ध को कहते हैं। किसे? गिद्ध या फिर चील को। पृथ्वी का सफाई कर्मी गिद्ध या चील को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ए ऑप्शन उल्टा, बी ऑप्शन सीधा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन ना ए ना बी। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आगे देख लेते हैं, तालाब में बहुत पूछा जाता है। तो तालाब में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है और जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? जीव भार की बात करें तालाब में तो हम 1 किलो भार ले लेते हैं। तो 1 किलो में बड़ी मछली की बात करें तो बड़ी मछली 1 किलो में एक ही आएगी। उसके बाद छोटी मछली इससे ज़्यादा आ जाएंगी, 4, 5, 6 जो भी आए। तो इसके बाद छोटी मछली और उसके बाद शैवाल आएंगे। कैसे आएंगे? शैवाल। तो देख लेते हैं, इस तरह से ये हमारा उल्टा पिरामिड बना। कैसा? उल्टा। तो जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जीव संख्या की बात करें तो जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। कैसे? अगर संख्या की बात करें तो शैवाल सबसे अधिक होंगे, तो अधिक जगह में होंगे। उसके बाद छोटी मछली शैवाल से कम होंगी तो उससे ऊपर, और बड़ी मछली वो सबसे कम होगी। तो इस तरह से हमारा क्या सीधा पिरामिड बनेगा। तो जीव संख्या का, तालाब में पूछा जाए जीव संख्या का पिरामिड तो सीधा बनेगा और जीव भार का पिरामिड हमारा उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, और मध्य प्रदेश में कोई लौह इस्पात नहीं है। तो ऑप्शन बचता है बी यानी ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ जो हमारी रूस की सहायता से बनाया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया।
राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड रूस की सहायता से बना। टिस्को लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर झारखंड। सलीम लौह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र बनाए गए थे सेकंड पंचवर्षीय योजना में, और थर्ड पंचवर्षीय योजना में कौन सा बनाया गया। तो देख लेते हैं। सेकंड पंचवर्षीय में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये हमारे सेकंड पंचवर्षीय योजना में बनाए गए हैं। और थर्ड पंचवर्षीय यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो सिर्फ तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से है। ए ऑप्शन गुलाबी क्रांति, बी ऑप्शन पीली क्रांति, सी ऑप्शन भूरी क्रांति, डी ऑप्शन लाल क्रांति। तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पाद से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। तो बचा क्या ऑप्शन सी यानी भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पाद से। आगे देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति टमाटर और मांस, नीली क्रांति मछली, गोल क्रांति आलू, सुनहरी क्रांति जूट। अब इसमें मैं कुछ इंपोर्टेंट लेके आया हूँ। जैसे पूछ लिया जाता है हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस को। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। काला सोना किसे कहते हैं, कोयला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं। मेंडल, सालेम अली, विल्सन, ग्राहम रोजेन। तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया। सालेम अली ये हमारे पक्षी वैज्ञानिक हैं। ग्राहम रोजेन इन्होंने जैव विविधता शब्द दिया। शब्द की बात करें कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो ग्राहम रोजेन ने। और जैव विविधता की संकल्पना जो दी, जैव विविधता के जनक जिन्हें कहा जाता है, वो ऑप्शन हमारा सी बचता है, विल्सन। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जैव विविधता शब्द दिया किसने, ग्राहम रोजन ने। जैव विविधता शब्द की संकल्पना दी विल्सन ने। आनुवांशिक का नियम मेंडल ने। पक्षी वैज्ञानिक सालेम अली। और इन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर है एक नेशनल पार्क भी है जिसे सालेम अली नेशनल पार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, श्वेत क्रांति, अमृत क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के जनक जो माना गया है उन्हें एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया। और विश्व में अगर बात करें तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। इंद्रधनुष क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन सही सी बचता है हमारा, श्वेत क्रांति। तो ऑप्शन सी सही है, श्वेत क्रांति। तो दुग्ध उत्पाद का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से। आगे देख लेते हैं दुग्ध उत्पाद, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। तो वर्गीस कुरियन को माना गया है इसका जनक। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था और इसी दिन को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व में अगर बात करें कि हरित क्रांति के जनक किसे माना गया तो नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पाद से है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है जो हमारा पंजाब और यूपी में सब सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ए ऑप्शन हरिद्वार, बी ऑप्शन पुष्कर, सी ऑप्शन सोनपुर, डी ऑप्शन नासिक। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पुष्कर में ऊँटों का मेला, पशुओं का मेला लगता है लेकिन वहाँ ऊँटों का मेला। सोनपुर ये बिहार में पड़ता है। और नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो नासिक में आप लोग बताओगे कि कौन सी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन सी बचता है यानी सोनपुर। सोनपुर जो बिहार में है
वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुंभ मेले को यूनेस्को का दर्जा कब मिला। तो कुंभ मेले को यूनेस्को का दर्जा 2017 में दिया गया। पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला हमारा राजस्थान में लगता है, कहाँ पर, राजस्थान में। और अगर पुष्कर महोत्सव की बात करें तो पुष्कर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षमता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन सी बचता है, यानी अनुच्छेद 14 से 18। तो क्षमता या समानता का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 14 से 18, यानी ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं आगे, क्षमता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। पूछा जाए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को माना है या कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ऑप्शन पंपास, बी ऑप्शन पेरी, सी ऑप्शन डाउन्स, डी ऑप्शन बेल्ट। तो पंपास की बात करें तो पंपास जो है हमारा वो अर्जेंटीना में, पेरी की बात करें तो पेरी उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट की बात करें तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी बचता है हमारा डाउन्स, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डाउन्स, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पंपास अर्जेंटीना में, पेरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी यूरोप में, पुस्ताज हंगरी में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो शबाना उत्तरी अफ्रीका में, कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुला में। आपको ये तो पता होंगे कि कहाँ पर हैं, लेकिन पूछे जाएं अगर शीतोष्ण की तो ध्यान रखना शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है, जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह आज प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।